खबरों का एनआरआई सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची इंदौर। केंद्रीय मंत्री सीतारामन बोली, भारत ग्लोबल ग्रोथ का सबसे पावरफुल इंजन। जोशीमठ में गिराए जाएंगे 2 लग्जरी होटल, 668 इमारतें असुरक्षित। साइंटिफिक स्टडी पूरी, कुछ इलाकों को किया जाएगा सील। आफ्ताब ने जेल में पढ़ने के लिए कानूनी किताबें मांगी। कोर्ट ने 14 दिन कस्टडी बढ़ाई। कहा, श्रद्धा मर्डर के आरोपी को गर्म कपड़े भी दो। जम्मू कश्मीर के हालात पर अमित शाह की बैठक। घाटी में सुरक्षा, राजनीति और कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा खत्म। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 7 जिलों में 255 किलोमीटर चले राहुल गांधी। कल से पंजाब में शुरुआत। और मकर संक्रांति से आएगा कड़ाके की ठंड का नया दौर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत के 7 राज्यों में बारिश होगी। पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर दोपहर 3 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायगढ़ की सीएम बघेल गोधन न्याय योजना का करेंगे राशि अंतरण। रायपुर से खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर। सीएम बघेल भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना का करेंगे राशि अंतरण। अपने निवास में वर्चुअली करेंगे गोधन न्याय योजना का राशि अंतरण। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में जाएगा सीधा पैसा। कुल 7 करोड़ 5 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। 16 से 31 दिसंबर तक गौठानों के लिए करेंगे भुगतान। किसानों भूमिहीनों से गोबर के एवज में 4 करोड़ 59 लाख का भुगतान होगा। गौठान समितियों को 1.46 करोड़ की लाभांश राशि शामिल होगी। महिला समूहों को 1 करोड़ की लाभांश राशि शामिल होगी। खबर यूपी के गाजियाबाद से है। ऑटो चालक की मौत का मामला। गाजियाबाद से खबर। ऑटो चालक की मौत का मामला। परिजनों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। गाजियाबाद से खबर। अखिलेश यादव ने पुलिस हिरासत में मौत को लेकर किया ट्वीट। निर्दोषों की हत्या कर रही यूपी पुलिस। अखिलेश का ट्वीट। कानपुर में बलवंत सिंह के बाद अब गाजियाबाद में मौत। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ऑटो चालक की पुलिस हिरासत में मौत बेहद शर्मनाक। दोनों मृतकों की पत्नियों को सरकारी नौकरी दे सरकार। ऑटो चालक की मौत के मामले में अखिलेश यादव का ट्वीट। ऑटो चालक की मौत पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप परिजनों ने लगाया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने पुलिस हिरासत में मौत को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा, निर्दोषों की हत्या कर रही है यूपी पुलिस। अखिलेश ने ट्वीट कर दोनों मृतकों की पत्नियों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है और 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि भी देने की मांग की है। ऑटो चालक धर्मपाल यादव की मौत पर दुख जताते हुए। और खबर कन्नौज से है। कन्नौज में फूलमती देवी मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव। कन्नौज से खबर। कन्नौज के फूलमती देवी पहुंचे अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो ने किए माता के दर्शन। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने माता के दर्शन किए।
दर्शन के बाद टंडन निवास भी जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे सपा सुप्रीमो। फूलमती मंदिर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने माथा टेका, माता के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद टंडन निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव माता के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं फूलमती मंदिर। कन्नौज के फूलमती मंदिर में माता के मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे अखिलेश यादव ने दर्शन किए और इसके बाद टंडन आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, माता का आशीर्वाद लिया। फूलमती माता मंदिर में अखिलेश यादव। और खबर गाजीपुर से है। एमपी एमएलए कोर्ट से निकले ब्रजेश सिंह। गाजीपुर से खबर, एमपी एमएलए कोर्ट से निकले ब्रजेश सिंह। बहुचर्चित उसरी चट्टी हत्याकांड का ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी। मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुआ था हमला। आज मुख्तार अंसारी की भी होनी थी गवाही। गवाही पर मुख्तार नहीं पहुंचे कोर्ट। 17 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देंगे मुख्तार अंसारी। उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में होनी है मुख्तार की गवाही। आज मुख्तार की गवाही होनी थी। गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसी मामले को लेकर 21 साल बाद बीते दिनों दोनों माफिया का आमना सामना भी होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों और बीमारी के कारण पेशी नहीं हो सकी थी और वही हालात आज भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बांदा जेल से मुख्तार को लाने की प्रक्रिया की जा रही थी। उसरी चट्टी कांड उस समय का बहुचर्चित कांड था, जिसमें मुख्तार के गनर और ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी और इसके आरोप में ब्रजेश सिंह मामले में आरोपी बनाया गया था, मुख्य आरोपी। और उसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी, गवाही होनी थी। गाजियाबाद में विवाहिता के भाई बहनोई पर हुआ हमला। गाजियाबाद से खबर, विवाहिता के भाई बहनोई पर हुआ हमला। ससुरालियों पर हमला करने का आरोप। कार सवार ने ससुरालियों को कार से रौंदा। बैरियर गिराने पर गार्ड को भी मारी टक्कर। महिला ने ससुरालियों पर दर्ज कराई एफआईआर। विवाहिता के भाई बहनोई पर हुआ हमला। विवाहिता के ससुराल वालों ने किया हमला। कार सवार ने रौंदने का भी प्रयास किया। विवाहिता ने आरोप लगाया है ससुरालीजनों पर। कार सवार ने ससुरालियों को कुचलने का भी प्रयास किया। बैरियर गिराने पर गार्ड को भी टक्कर मारी। महिला ने मामला दर्ज कराया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बाल बाल बचा स्कूटी सवार और एक व्यक्ति। कार से रौंदने की कोशिश की गई।
साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से कुचल दिया एक व्यक्ति को, ऊपर से कार निकल गई। गनीमत ये रही कि कार का पहिया घायल व्यक्ति पर नहीं चढ़ा, वरना उसकी मौत भी हो सकती थी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दरिंदगी दिखाते हुए कार से कुचलते हुए कार सवार निकल गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और साफ देखिए गर्दन से पहिया कार का किस तरह से निकल गया, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और खबर मेरठ से है। 72 घंटे से लापता बच्ची का पुलिस पता लगाने में विफल। मेरठ से खबर। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस बच्ची का पता लगाने में विफल। मेरठ से खबर। 72 घंटे से लापता बच्ची का सुराग नहीं। टीपी नगर पुलिस ने पोस्टर चस्पा किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। बच्ची की मां ने टीपी नगर थाना पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कभी करंट लगाते हैं, कभी ब्लेड से टॉर्चर करती है पुलिस। गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं, लेकिन बच्ची का अभी तक पता नहीं लग पाया। एसएसपी ने बच्ची की बरामदगी को लेकर पुलिस को दिया अल्टीमेटम। मेरठ से खबर। 72 घंटे से लापता बच्ची का सुराग नहीं लगा। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस बच्ची का पता लगाने में विफल। टीपी नगर पुलिस ने पोस्टर चस्पा किए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। अपहरणकर्ताओं की फोटो के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। बच्ची की मां ने टीपी नगर थाना पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। एसएसपी ने बच्ची की बरामदगी को लेकर पुलिसकर्मियों को अल्टीमेटम दिया है। ज़्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब होने की वजह से पर्यटकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अंधेरे और कोहरे के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस ओर कोई सुध लेने वाला नहीं है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में आने वाले पर्यटक क्या मैसेज लेके जाएंगे, विदेशों से आने वाले पर्यटक क्या मैसेज लेके जाएंगे, इसकी परवाह इन अधिकारियों को नहीं है। और पूरे रास्ते पर आधा कुप्प है और कोहरे की भी मार है, जिस कारण समस्या दोगुनी हो गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर जीरो विजिबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। आने जाने वाले रास्ते में अंधेरा छाया हुआ है, कोहरे की चादर है और लाइट न जलने की वजह से अंधा कुप्प। ऐसे में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, लूट की वारदात भी हो सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। और यही कारण है कि आज भी लोगों को इन्हीं रास्तों से पर्यटकों को गुजरना पड़ा। घना कोहरा छाया रहने से पर्यटकों को दोगुनी दिक्कत हो रही है। और खबर आगरा से ही है। G20 सम्मेलन के लिए संवरने लगी ताज नगरी। आगरा से खबर। G20 सम्मेलन के लिए सजने संवरने लगी ताज नगरी। प्रशासन मेहमान नवाजी के लिए कर रहा तैयारी। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है आगरा शहर। ताज नगरी आगरा से खबर। सौंदर्यता बढ़ाने के लिए प्रशासन जुटा। G20 देशों का डेलीगेशन फरवरी में आगरा पहुंचेगा। ASI संरक्षित स्मारकों का डेलीगेशन करेगा दीदार।
विदेशों से आए मेहमान दीदार करेंगे G20 सम्मेलन के लिए। सजने संवरने लगी है ताज नगरी आगरा। प्रशासन मेज़बानी के लिए तैयार है। विदेशों से आने वाले डेलीगेशन के स्वागत की तैयारियां और जो स्मारक हैं उनको भी सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, क्योंकि डेलीगेशन इन स्मारकों को भी देखने जाएगा। ताज महल के साथ साथ इन पर्यटक स्थलों को भी देखेगा और इसी के चलते 10 से 12 फरवरी को G20 की जो आयोजित किया गया है उसको लेकर स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। सम्मेलन के लिए चाहे वो टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण हो या अन्य सारी तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं डेलीगेशन जो आने वाला है विदेशों से ASI संरक्षित स्मारकों का भी दीदार करेगा और G20 सम्मेलन में सब शामिल होंगे। खबर बरेली से है। दुष्कर्म के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बरेली से खबर, दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों पर हत्या का केस दर्ज। फंदे पर लटकता मिला शव, मौत से पहले का वीडियो वायरल। बचाने की गुहार लगा रहा था मृतक। 3 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। फरीदपुर थाना क्षेत्र के डांडुली गांव की घटना। दुष्कर्म के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बरेली से खबर, दुष्कर्म के आरोपी फंदे से लटककर मौत। फंदे पर लटकता मिला शव, मौत से पहले का वीडियो वायरल। वीडियो में बचाने की गुहार लगा रहा है। कन्नौज दौरे पर आएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। आपको बता दें, कन्नौज दौरे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव आएंगे और माता फूलमती के दर्शन किए। पूर्व सीएम उद्यमी के घर शोक संवेदना प्रकट करने भी जाएंगे। अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे फूलमती मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। और उस समय की तस्वीर आपको दिखा दें। अखिलेश यादव ने फूलमती माता मंदिर में माथा टेका। और खबर बदायूं से है। गायों को किसानों ने स्कूल में किया बंद। बदायूं से खबर, किसानों ने गायों को स्कूल में किया बंद। ग्राम पंचायत चंगासी में गायों को स्कूल में बंद किया गया। जिलाधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे किसान। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने गौशाला बनवाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी से किसानों ने फोन पर की शिकायत। फसलों की बर्बादी को लेकर किसान परेशान हैं। लगभग 100 से अधिक गायों को बंद किया गया। नायब तहसीलदार दातागंज ने गायों को छुड़वाया। ब्लॉक म्याऊं की ग्राम पंचायत चंगासी का मामला।
तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बंद की गई गायों को छुड़ाया गया। ग्राम पंचायत चंगासी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 100 के लगभग गायों को स्कूल में बंद कर दिया था किसानों ने। कारण फसलों को बर्बाद करना। आवारा छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे आजिज आकर किसानों ने इन सभी जानवरों को स्कूल में बंद कर दिया। आवारा पशुओं से हर तरफ से शिकायतें आ रही हैं फसलें बर्बाद करने की। ग्राम पंचायत चंगासी में किसानों ने गायों को बंद कर दिया। देखिए, हम गायों के बहुत ज्यादा और खबर ललितपुर से आ रही है। दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। ललितपुर से खबर है, 2 बच्चों के साथ गर्भवती महिला कुएं में कूद गई। परिजनों ने कुएं में कूदकर महिला और एक बेटे को बचाया। ललितपुर से खबर, बर्तनों की चोरी के लग रहे आरोप से परेशान थी महिला। थाना सोजना का मामला। ललितपुर के थाना सोजना का पूरा मामला। 2 बेटों के साथ गर्भवती महिला कुएं में कूदी। किसी तरह परिजनों ने कुएं में कूदकर महिला और एक बेटे को बचाया। महिला पर बर्तनों की चोरी के आरोप लग रहे थे, जिससे आजिज आकर उसने एक कदम उठाया। ललितपुर के थाना सोजना का पूरा मामला। 2 बेटों के साथ गर्भवती महिला कुएं में कूदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता दूं, ये ललितपुर जनपद के थाना सोजना का मामला है, जहां रात में एक गर्भवती महिला द्वारा अपने 2 बेटों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर परिजन जाग गए और उन्होंने कुएं में कूदकर महिला को और एक बच्चे को बचा लिया। लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। और मामला ये था कि वहां उस पर जो बर्तनों की चोरी करने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे वह बदनामी के डर से उसने यह आत्मघाती कदम उठाया था। हालांकि परिजनों के तुरंत जाग जाने से और उन्होंने महिला एवं बच्चे को बचा लिया, लेकिन एक बच्चे को नहीं बचा सके। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने निकाला और वहीं फिर पति ने यह मामला दर्ज भी करा दिया अपनी पत्नी के खिलाफ। जी शैलेंद्र, तो पूरा मामला बताया हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन ने। ललितपुर से 2 बेटों के साथ आरोप लगने के बाद 2 बेटों के साथ गर्भवती महिला कुएं में कूद गई और जहां एक बेटे की मौत हो गई, लेकिन किसी तरह परिजनों ने गर्भवती महिला और उसके एक बेटे को बाहर निकाला। खबर अमरोहा से आ रही है। अमरोहा से खबर, न्यायालय में अधिवक्ताओं ने गेटों पर की तालाबंदी। अमरोहा से खबर, न्यायालय के गेट पर ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थाना प्रभारी रणवीर सिंह पर कार्रवाई की मांग। थाना प्रभारी पर अधिवक्ता अंकिता गुप्ता के साथ अभद्रता करने का आरोप। एसपी से शिकायत के बाद भी थाना प्रभारी पर नहीं हुई कार्रवाई से नाराजगी। बार एसोसिएशन के निर्देश पर हड़ताल पर बैठे अमरोहा न्यायालय का मामला। अधिवक्ताओं ने गेटों पर ताला लटकाकर धरना दिया। अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। अमरोहा न्यायालय का पूरा मामला। तालाबंदी करने के बाद नारेबाजी करते हुए सभी अधिवक्ता अनशन पर बैठ गए। महिला अधिवक्ता के साथ थाना प्रभारी रणवीर सिंह की बदसलूकी के आरोप लगाते हुए वकीलों ने प्रदर्शन किया और एसपी से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराजगी जताते हुए धरने पर बैठ गए। महिला अधिवक्ता के साथ दरोगा रणवीर सिंह द्वारा बदसलूकी किए जाने से नाराज थे। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं अधिवक्ता।
काम ठप कर न्यायालय गेट पर ताला डाल दिया और हड़ताल पर बैठ गए। इसके पहले प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और दारोगा पर कार्रवाई की मांग को लेकर खाली में और क्या करें बता। समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम जारी है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होगी और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। 3-4 दिनों के बाद बारिश की संभावना बन रही है। उसके बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सभी यातायात के साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बात की जाए तो यातायात के जो साधन हैं उसमें जो सड़क मार्ग वाले हैं वो रेंगने को मजबूर हैं, वहीं विमान सेवा भी इससे बाधित हुई है। आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, क्या ठंडक से राहत मिलेगी कि और ज़्यादा ठंडक बढ़ेगी, इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। सर, के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके सर, आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा? मौसम का हाल जैसा कि आजकल कोहरा तथा शीत दिन का प्रकोप अपने प्रदेश में जारी है। उम्मीद है कल का भी कोहरा तथा शीत दिन का हमने अलर्ट चेतावनी दे के रखा हुआ है। उसके बाद मौसम में तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी और कोहरे में थोड़ी कमी आएगी और तापमान में वृद्धि आएगी, जिसके वजह से थोड़ा ठंड से राहत मिलेगी। क्या कहा जाए कि जो आने वाले 2 दिन बाद प्रदेशवासियों को जो भीषण ठंड पड़ रही है, इससे कुछ राहत मिलने की संभावना है? जी बिल्कुल, राहत मिलने की संभावना है तथा अपने जो पश्चिमी पार्ट है अपने प्रदेश का, वहाँ हल्का फुल्का बारिश की भी संभावना है। बारिश होने के बाद जो तापमान में क्या संभावना है, वृद्धि? तापमान 3 से 4 दिन वृद्धि होगी, उसके बाद फिर से तापमान गिरने की संभावना है, जो वृद्धि हो चुकी रहेगी 3-4 डिग्री, उसके बाद फिर से वो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उसके बाद ये जो ठंडक का मौसम है कब तक चलेगा? फिलहाल अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, वो टाइम टू टाइम हम इसको बताते रहते हैं। फिलहाल अभी तो राहत मिलेगी, फिर उसके बाद फिर से एक ठंड का मतलब जो पीरियड आएगा वो फिर से एक बार आएगा। ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन के बाद उत्तर प्रदेश वासियों को जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा लगातार पड़ रहा है, इससे कुछ राहत मिलने की संभावना है। 3-4 दिन तक तापमान में वृद्धि होगी और ठंडक से राहत मिलेगी। वही 15-16 जनवरी के बाद फिर से जो तापमान में उसमें गिरावट होगी। पवन तिवारी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। खबर हरियाणा से। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने सोमवार को चंडीगढ़ में खसरा उन्मूलन लक्ष्य की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि दिसंबर 2023 की लक्ष्य तिथि से पहले केवल 12 महीने के साथ केंद्र सरकार ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके मुताबिक सभी बच्चों को 24 महीने की उम्र तक खसरा रूबेला टीका की 2 खुराक देनी होगी और सभी जिलों को इस बारे में संवेदनशील बनाए रखना होगा तथा खसरा और रूबेला के मामलों का पता लगाने के लिए वैश्विक निगरानी बेंचमार्क के प्रति सर्वेक्षण बेंचमार्क अपनाना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नागरिक सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी फ्रंटलाइन श्रमिक ANM, AWW और आशा को स्वास्थ्य के 3 आवश्यक घटकों टीकाकरण, एनीमिया और पोषण पर जानकारी प्रदान करें। कबीरधाम जिले के कलेक्टर ने जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में काम के दौरान श्रमिक की मौत होने के मामले पर बहुत गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने इस पूरी घटना की श्रमिकों से जुड़े हेल्थ सेफ्टी सहित हर पहलू पर जांच के निर्देश दिए। घटना की जांच करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम भी बनाई गई है। कलेक्टर ने शक्कर कारखाना के MD से पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं कलेक्टर ने श्रम जिलाधिकारी को भी जांच करने के लिए कहा। MD सतीश पाटले ने बताया कि यह घटना भोर सुबह की है। मृतक श्रमिक डेली बेसिस पर काम करता था।
आज सुबह पंडरिया स्थित शुगर फैक्ट्री में एक श्रमिक कारखाने में जो कार्य करता था ठेका श्रमिक के रूप में उसका दुखद देहांत हुआ है और जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी विशेष रूप से पुलिस तो जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जांच की जाएगी। उस श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपए तात्कालिक रूप से हमें सहायता राशि प्रदान की गई है और इसके बाद भी 1 सप्ताह के भीतर जो भी उनको सहायता दिया जाना है वो भी पर्याप्त दिया जाएगा और साथ में उनके परिवार को जिस हैसियत से वो काम करते थे एक श्रमिक के रूप में उस तरीके से उनको रोजगार भी मुहैया करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में योगी कांग्रेस के द्वारा बोडला ब्लॉक के ग्राम मुकाम में संचालित प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी के जर्जर भवन के संबंध में शिक्षा मंत्री जिलाधीश मोहम्मद अकबर और अनुविभागीय अधिकारी बोडला के नाम ज्ञापन सौंपा गया। योगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि मुकाम के बच्चे डर के माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डर जर्जर शाला भवन का है तो दूसरा डर जंगली हाथियों का भी है। शाला भवन ऐसा जर्जर है कि बरसात के दिनों में कमरों में पानी भर जाता है। हाथियों का डर इस तरह बना हुआ है कि कुछ दिन पहले शाला से 100 मीटर की दूरी पर हाथियों के दल ने एक मकान और वहां रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस की सरकार आदिवासी क्षेत्र में भेदभाव की शिक्षा दे रही है। से मिलने हम आए हुए थे। मामला ये था कि ग्राम मुकाम ग्राम पंचायत चेंद्रा विकासखंड बोडला के अंतर्गत आता है। वहाँ के बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कारण ये है कि वहाँ का जो भवन है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो बच्चे वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। दूसरी डर इस वजह से बनी हुई है कि वहाँ हाथियों का आवागमन है। सप्ताह भर पूर्व हाथियों ने एक घर को नुकसान पहुंचाया था, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाया था। खबर भिलाई से है, जहां पुलिस के द्वारा अवैध कबाड़ उद्योग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र के हथखोज इंडस्ट्रियल इलाके में इसी अवैध कबाड़ चोरी करने वाले 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। देखते देखते लड़ाई खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके कारण दूसरे गुट के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मौके से आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात 2 गुट आपस में लड़ गए। ये कबाड़ चोरी के अवैध धंधे में इन्वॉल्व लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग, और चूंकि पुलिस के द्वारा कबाड़ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जिसके फलस्वरूप ये छोटी छोटी बातों को लेकर कबाड़ में जो प्रतिस्पर्धा है वो पुलिस का हो नहीं पा रहा है, उसके चक्कर में आपस में लड़ गए। और जो मृतक हैं सूरज चौधरी और मनोज चौधरी के द्वारा पहले इन पर हमला किया गया ईंट और पत्थर से, और उसके पश्चात ये आरोपियों ने एक राय होकर मनोज चौधरी और मृतक सूरज चौधरी को धारदार हथियार और चाकू से घटनास्थल पर भी घायल किया, जिससे थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से घटनास्थल से अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए और पुलिस ने रात भर नाकेबंदी और खोजबीन करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरबा की ग्राम पंचायत भिलाई बाजार में आदर्श पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीना अजय जायसवाल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं प्रभा कंवर, दामोदर राठौर, जितेंद्र कश्यप, डायरेक्टर द्वारा मां सरस्वती, मां भारती एवं संस्थापक स्वर्गीय श्री टीकाराम कश्यप की तैल चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्बोधन के क्रम में विशिष्ट अतिथि दामोदर राठौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय होना गर्व की बात है और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामनाएं प्रेषित करता हूँ। पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, चिट्टियां तलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां तलाइयां वे, चिट्टियां तलाइयां
ऊर्जा के साथ में काम कर सकेंगे। और भैया और भाभी, ये आदर्श पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में हम लोग आज आए थे और इस स्कूल की जो नींव है, जिस सोच के रखी गई बनाई गई थी, आज इसमें हम लोग स्कूल देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे यहाँ शिक्षित भी हो रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने देखा अभी बहुत अच्छा बच्चों को इतना बढ़िया मतलब बच्चों को किया गया है कि इससे स्कूल का स्तर पता चलता है। और जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं महेंद्र भाई और जितेंद्र भाई, इनका भी जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है कि इस स्कूल में आगे भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा और इस स्कूल के खुलने से जो आसपास के गाँवों को भी फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। हमारे जो विद्यालय में साल भर की गतिविधियाँ होती हैं, उसी का एक अंग है वार्षिक उत्सव। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जितना अध्ययन अध्यापन आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इससे हमको देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का ज्ञान होता है और बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा बनाने के लिए हमें मदद मिलती है। जी, किस प्रकार की पुरस्कार रखे गए थे बच्चों के लिए? हमारे यहाँ जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें एक ट्रॉफी की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को कुछ उनके लिए जो उनके उपयोगी सामग्री है, लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसके लिए मेडल की व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन द्वारा की जाती है। अतिथियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था किया गया था और आज के जो मुख्य अतिथि था कौन है? अतिथियों के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। राजधानी रायपुर में यूथ हब चौपाटी खोलने के विरोध में पिछले 5 दिनों से पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। रविवार को एनएसयूआई और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। साइंस कॉलेज मैदान के पास यूथ हब चौपाटी निगम के द्वारा बनवाई जा रही है, जिसके विरोध में पिछले 5 दिनों से भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा के कार्यकर्ता विरोध में जीटी रोड के पास धरने पर बैठे हैं। एनएसयूआई और कार्यकर्ताओं में तकरार होने की वजह से दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। खबरें मध्य प्रदेश से। सागर में रहली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही परिवर्तन पदयात्रा के दौरान शाहपुर के कई वार्डों में कांग्रेस के लोगों ने जमकर कर गया। हर गली में मोहल्लों में पहुंचकर कांग्रेस के हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ता के द्वारा कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही परिवर्तन पदयात्रा में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं परिवर्तन पदयात्रा के दौरान शाहपुर नगर वासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश साहू ने अपने भाषण के दौरान भावुक लहजे में स्थानीय विधायक मंत्री भार्गव पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। ये लोग क्यों घूम रहे हैं? कांग्रेस का झंडा लिए सबको नमस्कार करता हूं। हम ये यात्रा लेके इसलिए आए, अभी कोई वोट देवे को अधिकार। मंडला का नैनपुर स्थापना काल से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित और राष्ट्र हित की समस्याओं को लेकर हमेशा आगे रहा है। आगामी 23 जनवरी 2023 को जिला मंडला में जिला छात्र महाकुंभ के निमित्त नगर नैनपुर की नगर कार्यकारिणी और महाविद्यालय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में आगामी जिले के नगर के कार्यक्रम के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के निमित्त नगर नैनपुर में कार्यक्रम तय किए गए। नैनपुर नगर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की घोषणा भी की गई। अध्यक्ष नगर के RNIT कंप्यूटर सेंटर के संचालक नवीन यादव, उपाध्यक्ष आदित्य मिश्र, शिवम यादव को दायित्व दिया गया। जो बैठक थी वो मुख्य रूप से ये थी 13 जनवरी को छात्र महाकुंभ होना है मंडला जिले में, उसके विषय में बात की गई। और 12 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर के सभी स्कूलों में कॉलेजों में जाकर 23 तारीख के महाकुंभ के बारे में बताना है, ये मुख्य विषय था। और यहाँ उपस्थित विभाग संगठन मंत्री रामाधर जी थे उपस्थित। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ से एम्स के लिए सिटी बस रवाना हुई।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिटी बस सर्विस को हरी झंडी दिखाते हुए बस को रवाना किया। उन्होंने इस बस को खुद एम्स तक का सफर भी किया ताकि वही बस के समय और रास्ते में आने वाली ट्रैफिक परेशानियों को खुद देख पाएं। उन्होंने बताया कि इस बस के शुरू होने से फरीदाबाद सहित पलवल के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आने वाले समय में लोगों की सहूलियत के हिसाब से इस बस के समय में बदलाव किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। भाई भेज दे ब्रेकिंग। मंत्री जो मूलचंद शर्मा है वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और आज यहाँ से जो है बल्लभगढ़ एम्स ब्रांच से जो है मंत्री स्वयं इस बस में जो है सफर करेंगे और दिल्ली एम्स तक का जो सफर है वो स्वयं तय करेंगे और आगे सर जाओ आगे। ये बल्लभगढ़ की जो एम्स की जो शाखा है और दिल्ली एम्स के लिए यहाँ से शुरुआत आज हम कर रहे हैं। सिटी बस की जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को दिल्ली जाने में चाहे सफदरजंग की बात करें या एम्स की बात करें और यहाँ से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और इस सिटी से जो बस सर्विस सेवा है इससे लोगों को उनको मरीजों के परिवार के लोगों को वहाँ अगर कोई दिखाना जाता है उसको यहाँ से जाता है वहाँ से जाता है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को जानकारी मिलेगी। ये एनसीआर का इलाका है और बार बार लोगों ने डिमांड की है कि हमारे लिए सिटी बस सर्विस चालू की जाए और जिससे क्या है कि लोगों को लाभ मिलेगा। और फरीदाबाद के जो एनसीआर के इलाके हैं, एनसीआर का जो जिला है इसमें या पलवल की बात करें या फरीदाबाद की बात करें। खबर बिहार से। मुजफ्फरनगर में संयुक्त छात्र संगठन द्वारा परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। छात्रों द्वारा कुलपति आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं छात्र नेताओं ने परीक्षा नियंत्रक पर छात्र और छात्र नेताओं को गाली देने, अभद्रता करने और अमर्यादित व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर छात्र नेता ने बताया कि यूजी के शिक्षक से पीजी के छात्रों की कॉपी जांच करवाई जाती है, जिन शिक्षकों का अब तक खुद का शोध कार्य भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारी संख्या में मेधावी छात्रों को फेल एवं प्रमोट जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज का जो मांग है हम लोगों का विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है। परीक्षा विभाग में आए दिन लगातार भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। इस पर परीक्षा नियंत्रक महोदय कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वे परीक्षा विभाग को चलाने में असफल है। उनको इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार जब से वो परीक्षा नियंत्रक का कुर्सी संभाले है तब से कभी एडमिट कार्ड जारी करने में गड़बड़ी होती है, कभी रिजल्ट में, जब रिजल्ट जारी होता है तो 80% रिजल्ट जो है पेंडिंग कर दिया जाता है। 1 नंबर से छात्रों को फेल कर दिया जाता है। ये सब जो मांग है इस सब को लेकर हम लोग का आज का आंदोलन का शुरुआत किया गया है पुतला दहन करके। आज विश्वविद्यालय बंद था क्योंकि कॉन्डोलेंस है, लेकिन जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेगा ये आज भर का आंदोलन नहीं है, चरमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आप देखिए किस तरीके से पैसे का रैकेट चला के फेल बच्चों को पास कराया जाता है। पीजी की जो कॉपियां हैं यूजी के टीचर से और वैसे शिक्षकों से चेक कराया जाता है जिनका एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है। हर महीने परीक्षा आयोजित कराई जा रही है ताकि इनका पीठ जो है थपथपा दिया जाए शिक्षा मंत्री के तरफ से। तो बिना पढ़ाई के परीक्षा नहीं चलेगा और इनका जो रवैया है कि हर जगह से माल बटोरो और छात्र को बर्बाद कर दो, ये हम लोग होने नहीं देंगे। इसीलिए आज तमाम छात्र संगठन यहाँ पे खड़े होके हम लोग एक साथ शपथ लिए हैं कि जब तक इस लड़ाई को हम लोग जीतते नहीं हैं, जब तक वाइस चांसलर साहब हम लोग से मिलके हम लोग को एक आश्वासन नहीं देते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनका जो डीलिंग असिस्टेंट है इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक किराना व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। तलाश 2 की अन्य जारी है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में बीते 5 जनवरी को किराना व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही डराने के लिए उनके आवास पर गोलीबारी भी की गई थी। 5 तारीख को अहियापुर थाना अंतर्गत एक मामला प्रतिवेदित हुआ था जहां पर वहां के किराना व्यवसायी थे जिनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी।
और उनको इसमें डराने का भी प्रयास किया गया था। उनके घर पर गोलीबारी भी की गई थी। इसी आलोक में एक केस प्रतिवेदित किया गया था। हम लोग उस केस को टाउन डीएसपी साहब जो हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें लोकल एसएचओ अहियापुर थे और जो हम लोग की डीआईयू की टीम थी वो भी शामिल थी। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 8 तारीख को झापा के पास से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद किए गए हैं, 3 गोलियां बरामद की गई हैं। घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी उस बाइक को भी हम लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की संलिप्तता थी। 5 में से 3 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। 2 लोगों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग टीम लगातार रेड कर रही है। मोतिहारी में नए तौर पर बहाल हुए होमगार्ड के जवानों की ट्रेनिंग के पश्चात पासिंग आउट परेड का आयोजन मोतिहारी स्थित पुलिस कैंप में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद पहुंचे। साथ ही विकास वैभव अपार माह समादेष्टा पटना अरविंद ठाकुर, पुलिस उप महानिरीक्षक गृह रक्षा वाहिनी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक व एसपी कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वित्त मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद का जिलाधिकारी ने बुके देकर सम्मान किया। वहीं मंत्री ने पासिंग आउट परेड कर रहे सभी सिपाहियों की सलामी ली। एक बार इन नारियों के नाम पे जोरदार तालियां बच गया ओवरऑल परेड के प्रदर्शन के लिए। खबर उत्तराखंड से सितारगंज से है, जहां बंद रास्ते को जबरन खोलने के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर दोबारा निर्माण की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने जेसीबी मशीन से दीवार ढा दी थी, जिसका कॉलोनी निवासी विरोध कर रहे हैं। वार्ड 10 शिव विहार कॉलोनी निवासी महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एसडीएम को मांग पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि उनके रिहायशी मकान बने हुए हैं। उन्होंने एसडीएम से दोबारा दीवार निर्माण कराने की मांग की। राजस्व उपनिरीक्षक राम अवतार ने बताया कि विवाद की जांच के लिए राजस्व उपनिरीक्षक शेखर आर्या, दीपक महर उनके साथ संयुक्त टीम में गए थे। शिव विहार कॉलोनी में हमारी कॉलोनी है शिव विहार कॉलोनी, उसमें हमने रोड बंद की गई थी हमारी, जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हमने दीवार दी थी। दीवार राम अवतार पटवारी द्वारा तुड़वा दी गई बिना कोई नोटिस दिए हमको कि किस कारण से तोड़ी गई। हमने उसके लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया, उन्होंने अभी तक हमें बताया नहीं कि उसमें क्या किया गया, वो दीवार कैसे तोड़ी गई। खबर कायमगंज से है, जहां जिलाधिकारी एवं किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज के सभापति संजय कुमार सिंह और अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने चीनी मिल कायमगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा चीनी मिल के रसायन खंड में विगत क्रिस्टलाइजर पर लगे पंप के अचानक खराब होने से क्रिस्टलाइजर वाल्व की सीट में लीकेज हो जाने के कारण हुई घटना का जायजा लिया गया। मौके पर बारीकी से जांच पड़ताल की गई। इसके साथ ही मिल हाउस, बॉयलिंग हाउस, ड्रायर हाउस, चीनी स्टोरेज एवं 5000 कुंटल चीनी रखने की क्षमता हेतु नवनिर्माणाधीन गोदाम की गुणवत्ता और मरम्मत कार्य का अधिकारियों द्वारा गहनता से निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही नवनिर्माणाधीन गोदाम का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वहीं उत्तराखंड में सीमेंट बनाने वाली कंपनियों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि कंपनियों के 7 जुलाई के आदेशों में, जिसमें कहा गया है ईपीआर के तहत राज्य प्रदूषण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, उसमें उन्हें छूट दी जाए। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियों के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 2013 में बने प्लास्टिक यूज और उसके निस्तारण करने के लिए नियमावली बनाई है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे, जिसमें उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है भारत की, और जो कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो सीमेंट उत्पादन करती हैं उत्तराखंड में भी जिनकी इकाइयां हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दायर किया था कि हमको उस आदेश से छूट दे दी जाए जिसमें हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को आदेश दिए थे
कि सभी निर्माता उत्पादक उनको EPR के तहत, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्टर्ड कराना होगा। तो इस प्रार्थना पत्र के साथ वो आए थे कि हाईकोर्ट इस बाध्यता को उनके लिए समाप्त कर दे, क्योंकि उन्होंने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर की हुई है जिसमें उन्होंने ये नियम चैलेंज किए हुए हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के माही ग्राम मोहल्ले में देर रात चोरों ने बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको माही ग्राम मोहल्ले में आर्मी के बेस अस्पताल में रिटायर्ड महिला रहती है। पीड़ित महिला पड़ोस में ही पिछले 3-4 दिन से अपने भाई की मौत होने पर मायके गई हुई थी। देर रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर बंद घर पर धावा बोला और पीड़िता के अनुसार घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता के मुताबिक अज्ञात चोर घर में रखे बर्तन भी चोरी करके ले गए। नुकसान तो जो बर्तनों का कपड़े का तो बहुत हो गया, अब कितना बताऊं। पैसे कितने थे? पैसे तो 1.5 लाख और जेवर सोने का सेट, टिक्का और झुमकी और गले का हार। लाख रुपए का नुकसान? हाँ जी, लाखों से ज़्यादा का ही हो गया सर। किसी पे शक हो आपको? किसी पे नहीं सर, मैं तो करती भी नहीं जल्दी, चाहे बेटी भी यहीं की है, बहू भी यहीं की, मेरे सासू सर कोई नहीं है, वो गुजर गए थे। मैं सत्ती महल्ले में रहता हूँ। मैं इनका भतीजा हूँ, ये मेरी पुप्पो हैं और मेरी बहन का भी घर है ये। तो यहाँ पे ये जब मैंने आके देखा तो ये सब सामान खुला पड़ा है और सब कुछ सामान यहाँ से ख़त्म था। तो फिर इनसे मैंने पूछा क्या क्या चोरी हुई है, तो इन्होंने आपको बताया ही है अपने मुंह से। तो मैंने ये खबर 112 पे की है। फिर विपिन सर आए, उन्होंने यहाँ जांच करी है और आप लोग आए हैं, आप लोगों को भी फ़ोन करके बोला। ये तो सर इन्होंने बताया पुप्पो ने, क्योंकि इन्हीं के हाथ का रखा हुआ था, किसी को इन्होंने हमें तो बता रखा था कितना सामान है, क्योंकि सब चीज़ इनके हाथ में ही था। खबर देहरादून से, जहां कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 और 12 तारीख के दरमियान उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई आशंका दिखती नजर नहीं आ रही। फिलहाल हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। बोला था कि 12 के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसका कुछ प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश, बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की, बहुत हल्की बारिश, बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। और खबर दोपहर 3 बजे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।